देखिए, एक पेशेंट था, उसको टांग में कैंसर था, उसको सार्कोमा कहते हैं, और वो बहुत बड़ा होता गया। और उन्होंने हमें, जब हमारे पास वो काफ़ी लेट आए, उन्होंने सारी ट्रीटमेंट बाहर कराई थी पंजाब में। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुई थी वो गलत हुई थी। लेकिन वो पंजाब इसलिए गए क्योंकि जम्मू वालों में ये मान्यता है कि यहाँ ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। जम्मू में पहले डॉक्टर्स को कुछ आता नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो उनका कैंसर, वहाँ जो ट्रीटमेंट हुई वो रेडियोथेरेपी से की गई, जबकि वो गलत प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। और वो कैंसर बढ़ता गया, अल्टीमेटली टांग में उनके 5 किलो का ट्यूमर हो गया। तो फिर वो हमारे पास आए था खार के एक आखिरी एज अ लास्ट होप। तो हमने उनका ट्यूमर निकाला, सर्जिकली रिमूव किया, उसको प्रॉपरली निकाला और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की। उसके बाद वो ठीक हो गए। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि उनको ये हम पे ट्रस्ट नहीं है, जम्मू वालों को। उनको लगता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम नारायणा हॉस्पिटल में जो लोग डॉक्टर्स हैं वो बाहर से ट्रेनिंग करके आए हैं सभी, और हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपने लोगों की इलाज कर सकें। तो लोगों को ये मान्यता छोड़ देनी चाहिए कि यहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ट्रीटमेंट एकदम निःशुल्क हो रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। तो वो इशू भी नहीं रहा। अब किसी को इस बात के डरने की भी जरूरत नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है या वो सब नहीं है। What does कैंसर? कैंसर होता क्या है? ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है? कैंसर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज मेड टॉक्स। मेड टॉक्स में हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स और कंसल्टेंट से बात करने वाले हैं एंड ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकल। आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनके नाम हैं डॉक्टर अभिनव चौधरी एंड डॉक्टर दीपक भारती। डॉक्टर अभिनव चौधरी जो कि एक ऑन्कोलॉजी सर्जन है नारायणा में, वेयर एज डॉक्टर दीपक भारती ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट है नारायणा में। डॉक्टर अभिनव से हमने बात की है सर्जरी के रिलेटेड, कौन सी स्टेज पे सर्जरी रिक्वायर होती है, उनका क्या स्पेसिफिक रोल रहता है, हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं वो हमने उनसे जाना है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड डॉक्टर दीपक भारती से क्योंकि वो पेशेंट से सबसे पहले मिलते हैं और वो उनको अवेयर करते हैं कि आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर पेशेंट है, तो क्या माइंडसेट रहता है उनका पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए, और उनकी डाइट कैसी रहनी चाहिए अगर आप कैंसर पेशेंट हैं। बेसिकली हर सवाल कैंसर के रिलेटेड, ट्यूमर के रिलेटेड हमने इस पॉडकास्ट में कवर करने का ट्राई किया है। अगर आपके घर में कोई कैंसर सर्वाइवर है, अगर आप उनमें से एक हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। प्लीज़ इसे एंड तक देखें, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ करने वाले हैं, डॉक्टर अभिनव चौधरी। हेलो सर, कैसे हैं? सर, आज का पॉडकास्ट हम बोल कैंसर डे पे करने वाले हैं एंड यू आर द स्पेशलिस्ट। सर, अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। मैं जम्मू से ही हूँ। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन MBBS MS जम्मू से ही किया है। फिर मैं 10 साल के लिए दिल्ली चला गया था, जहाँ पे मैंने कैंसर स्पेशलाइजेशन इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी किया है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। वहाँ 10 साल रहने के बाद फिर मैं 2020 में जम्मू वापस आ गया था एंड आई जॉइंड नारायणा हॉस्पिटल। ओके। सर, पहले तो नारायणा हॉस्पिटल में ऐसा क्या ट्रीट हो रहा है जो बाकी सारे हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा है, एंड व्हाट ब्रिंग्स यू देयर? देखिए, नारायणा हॉस्पिटल में सभी स्पेशलिटीज अंडर वन रूफ हैं। और किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसकी ज़रूरत होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो सारे ऑल अंडर द वन रूफ हैं। प्लस वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो कभी कभी कैंसर पेशेंट्स को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स या किडनी प्रॉब्लम्स, तो वो स्पेशलिटीज़ भी सारी नारायणा हॉस्पिटल में अंडर द वन रूफ हैं। तो ये
that's what makes it different from other hospitals. ओके ओके सर शुरुआत से शुरू करते हैं. आपको कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट को कैंसर से वो सफ़र कर रहे हैं? तो हर कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और हर कैंसर के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द कैंसर. लेकिन जो कॉमन कैंसर्स हैं, जो कॉमन कैंसर्स इंडिया में हैं, वो हैं लंग कैंसर, मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में. तो अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है एक गिल्टी हो जाना ब्रेस्ट में. ओके. तो अगर आपको कभी भी कोई गिल्टी होती है, ब्रेस्ट में फील होती है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. जो हेड एंड नेक कैंसर है वो तंबाकू खाने वाले लोगों को होता है, और अगर उनको कोई जख्म हो जाता है मुंह में जो काफी देर तक जा नहीं रहा, 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए. ये 2 सबसे कॉमन कैंसर हैं इंडिया में, मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स. ओके. तो इनके सिम्टम्स ये हैं. बाकी जो भी कैंसर्स हैं वो उनकी सिम्टम्स स्पेसिफिक होते हैं टू द ऑर्गन. जैसे अगर आपको इंटेस्टाइन का कैंसर है तो हो सकता है आपको लैट्रिन में खून आने लगे, या अगर आपको ब्लैडर का कैंसर है तो आपको हो सकता है पेशाब में खून आने लगे. तो हर एक कैंसर के सिम्टम्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं. ओके ओके. तो हमारी जैसी जनरेशन में आजकल हम न्यूज़ देखते हैं कि यंगस्टर्स में कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? वो मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है. उसमें सबसे नंबर 1 जो चीज़ है वो है टोबैको स्मोकिंग, और नंबर 2 है अल्कोहल. ये दोनों चीज़ें कार्सिनोजेनिक मानी जाती हैं, ग्रेड 1 कार्सिनोजेन जिनको कहते हैं, जो डायरेक्टली कैंसर कॉज करती हैं. और अब कुछ लोग इन दोनों को कंज्यूम करते हैं तो उनका रिस्क बढ़ जाता है. प्लस इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो हैं ओबेसिटी, मोटापा. एक बॉडी वेट का बढ़ना, वो भी कैंसर को प्रमोट करता है. और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही सिटिंग वाला हो गया है. लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लोगों की लाइफ बहुत ही इजी गोइंग हो गई है, सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है, तो उससे एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. तो वो भी एक रीजन है. ओके ओके. तो ट्रीटेबल है कैंसर या नहीं? जो अर्ली स्टेजेस में कैंसर आते हैं, स्टेज 1 या स्टेज 2 में, वो सारे क्योरेबल है. जो लेट स्टेज में आते हैं उनको हम क्योर नहीं कर सकते, पर पेशेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं. तो स्टेज 4 वो कैंसर होते हैं जो कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल चुका है, तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते. इसीलिए हमने लोगों को एनकरेज करते हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या शक हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आएं. अनफॉर्चुनेटली जम्मू में लोग हमें बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, उस केस में हम उनको क्योर नहीं कर पाते. लेकिन जो लोग हमें अर्ली स्टेज में मिलते हैं, स्टेज 1 या स्टेज 2 पे, तो हम उनको क्योर कर देते हैं. ओके ओके. तो ये इनहेरिटेड भी होता है? कुछ कैंसर्स इनहेरिटेड होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर. और अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर आपको 50 साल की उम्र से पहले आपकी किसी फैमिली मेंबर को हुआ है, तो आपको अपनी जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये इनहेरिटेड हो सकता है. सभी कैंसर इनहेरिटेड नहीं होते, लेकिन कुछ कैंसर इनहेरिटेड होते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट और ओवरी. ओके ओके. सर डायग्नोसिस तो हो जाता है कि यू हैव अ कैंसर, तो आपके पास पेशेंट लास्ट स्टेज में आता है या फिर 3rd स्टेज में आता है? हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं. ओके. कुछ अर्ली आ जाते हैं जो अवेयर होते हैं, जो अपने हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, वो अर्ली आ जाते हैं. कुछ लोग बहुत निगलेक्टेड तरीके से आते हैं, वो बहुत लास्ट स्टेज में आते हैं. हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं. जो रूरल एरिया से आते हैं, गाँव वगैरह से, वो अक्सर पहले अपने सिम्टम्स को, उनको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, बट वो देसी दवाइयाँ वगैरह खाते रहते हैं, और उसके बाद जब कैंसर बढ़ जाता है तब वो हमारे पास आते हैं. तब उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है. तो ये एलोपैथी या फिर जो घरेलू नुस्खे वगैरह होते हैं वो कितने काम आते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ देखी थी ना, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि मैंने डाइट ठीक इम्प्रूव किया तो मेरा वाइफ का लास्ट स्टेज था, लेकिन वो रिवर्स हो गया. तो देखिए, उनकी वाइफ ने सारी ट्रीटमेंट ली थी. उन्होंने कैंसर की जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है वो सारी ली थी. उसमें सर्जरी भी थी, रेडियोथेरेपी भी थी, कीमोथेरेपी भी थी. बाद में उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, जो अच्छा है, जो सबको करना चाहिए वैसा लाइफस्टाइल, बट उससे उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ है. वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही ठीक हुआ है. बाद में वो कैंसर फ्री हैं. उसके बाद उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, वो अच्छी बात है.
लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका कैंसर का रिस्क कम हो सकता है, और जो आपको कैंसर ऑलरेडी हो सकता है वो वापस ना आए, तो वो करना चाहिए। लेकिन सिर्फ उससे लाइफस्टाइल चेंजेस से उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। ओके, तो ये आयुर्वेदिक और एलोपैथी काम आते हैं कैंसर इसका में? कोई एविडेंस नहीं है कि वो कैंसर में कोई काम आते हैं। तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो साइंटिफिक है। तो हम किसी को रेकमेंड नहीं करते कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैंसर के लिए लें। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास कौन से कैंसर्स के केसेस आ रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में जो कैंसर केसेस हमने देखे हैं वो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, जिसको यूट्राइन कैंसर करते हैं, ये बहुत कॉमन है। और आदमियों में फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, मुंह का कैंसर जो तंबाकू चबाने से होता है, ये बहुत कॉमन कैंसर्स हैं। जो आदमियों का कैंसर है वो डायरेक्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड है, क्योंकि वो तंबाकू खाने या सिगरेट पीने से होता है। जो औरतों का कैंसर है वो लाइफस्टाइल से इतना रिलेटेड नहीं है, बट वो अब ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि अब लोगों की जो पहले लोग 7-8 बच्चे करते थे तो वो प्रोटेक्टिव था ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, लेकिन अब लोग 1 या 2 बच्चे करते हैं, वो भी काफ़ी लेट, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ गया है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बच्चे होने से वो ब्रेस्ट कैंसर को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तो इसलिए वो कैंसर औरतों में बढ़ गया है। ओके, ये मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है ना? हाँ, जो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो 100 में से 1 केस होता है जो मेल्स में होता है। ओके, तो इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? इनके अलग रहते हैं? नहीं, उसमें भी गिल्टी होती है और गिल्टी बढ़ती जाती है और बहुत जल्दी बढ़ती है, जैसे फीमेल्स में होता है सिम्टम्स वैसे ही होते हैं। ओके, तो ये पहले तो हम कैंसर सुनते हैं और सेकंड टर्म आती है ट्यूमर का, तो ये इन दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ, तो जो ट्यूमर होता है वो जरूरी नहीं है कैंसर हो। कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, जैसे लाइपोमा, वो फैट्स की कलेक्शन हो जाती है, फैट बढ़ जाता है, वो कैंसर नहीं बनता कभी, वो सिर्फ एक गिल्टी बन जाती है जिसको आप रिमूव करें तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं भी रिमूव करें तो भी कुछ नहीं होगा। वो ट्यूमर्स होते हैं जिनको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर गिल्टी कैंसर हो, कुछ बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं। ओके, तो ये रिवर्स होता है? कैंसर रिवर्स होता है कभी? देखिए, कैंसर खुद से तो रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है। ओके, तो ये वापस आता है? क्योंकि मोस्टली हमने सुना है कि जब कैंसर किसी को होता है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो उसकी डेथ होता है उसका कॉज वही कैंसर ही रहता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज पे। जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है उसमें वापस आने का चांस 10% से भी कम है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने करवा दिया है। लेकिन जो स्टेज 3 है उसमें वापस आने का रिस्क रहता है हमेशा, उसमें हमेशा 50 to 60% रिस्क रहता है कि कैंसर वापस आएगा। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द स्टेज। अगर आप अर्ली स्टेज पे आपने ट्रीटमेंट करा दिए तो चांसेस हैं कि वापस नहीं आएगा, और हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं। ओके, तो कोई आपका कोई सर्जरी का एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि लोगों को जानने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसका बहुत मुश्किल इलाज हो या फिर ऐसा कुछ? देखिए, एक पेशेंट था, उसको टांग में कैंसर था, उसको सार्कोमा कहते हैं, और वो बहुत बड़ा होता गया। और उन्होंने हमें, जब हमारे पास वो काफ़ी लेट आए, उन्होंने सारी ट्रीटमेंट बाहर कराई थी पंजाब में, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुई थी वो गलत हुई थी लेकिन वो पंजाब इसलिए गए क्योंकि जम्मू वालों में ये मान्यता है कि यहाँ ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, जम्मू में पहले डॉक्टर्स को कुछ आता नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो उनका कैंसर, वहाँ जो ट्रीटमेंट हुई वो रेडियोथेरेपी से की गई, जबकि वो गलत प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, और वो कैंसर बढ़ता गया। अल्टीमेटली टांग में उनके 5 किलो का ट्यूमर हो गया। तो फिर वो हमारे पास आए था खार के आखिरी एज अ लास्ट होप। तो हमने उनका ट्यूमर निकाला, सर्जिकली रिमूव किया, उसको प्रॉपरली निकाला और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की। उसके बाद वो ठीक हो गए, आज चल रहे हैं, और अभी 2-3 साल हो गए हैं और वो एकदम डिजीज फ्री हैं। तो लोगों की ये एक मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि उनको ये हम पे ट्रस्ट नहीं है जम्मू वालों को। उनको लगता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम नारायणा हॉस्पिटल में जो लोग डॉक्टर्स हैं वो बाहर से ट्रेनिंग करके आए हैं सभी, और हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपने लोगों की इलाज कर सके। तो लोगों को ये मान्यता
छोड़ देनी चाहिए कि यहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ट्रीटमेंट एकदम निःशुल्क हो रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, तो वो इशू भी नहीं रहा। अब किसी को ये डर, इस बात के डरने की भी जरूरत नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है या वो सब नहीं है। ओके ओके। तो डाइट का कितना रोल होता है? तो डाइट का रोल बहुत ज़रूरी है कैंसर प्रिवेंशन में। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक पोर्शन हर रोज़ आपने लेना ही लेना है अगर आप अपने कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हो। तो स्पेशली फ्रूट्स, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वैसे तो आजकल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट बेस्ट ये है कि आप रोज़ फ्रूट्स का एक पोर्शन लें। ओके। तो सर्जरी का रोल कैंसर पेशेंट्स में कब आता है? लास्ट स्टेज में या नहीं, हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है। कुछ ज़्यादातर कैंसर्स में सर्जरी पहले ही करनी पड़ती है और कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी पहले करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कैंसर के स्टेज में। जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं उसमें हम पहले सर्जरी करते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया उसमें हम कैंसर को कंट्रोल करने के लिए पहले कीमोथेरेपी देते हैं और कुछ कैंसर्स में हमें रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो सर्जरी का रोल ज़्यादातर कैंसर्स में होता है, बट सीक्वेंस डिपेंड करता है स्टेज पे। ओके। तो ऐसा मिथ है ना कि सर्जरी करने से कैंसर फैलता भी है? हाँ, ये बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आप बायोप्सी करेंगे या कुछ टच करेंगे ट्यूमर को तो वो फैल जाएगा। ये जम्मू में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एकदम गलत मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ इन बातों पे विश्वास ना करें, ये बहुत गलत है। ऐसा उसको ट्रीटमेंट ठीक से कराएं। सर्जरी और बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। ओके। कीमोथेरेपी क्या होता है और रेडियोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी वो होता है कि आपकी नसों में दवाई दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू। और वो इसलिए दी जाती है कि कैंसर के वो सेल्स जो आपके ब्लड में चले गए हैं उनको मारने के लिए। क्योंकि एक आप जैसे हमने सर्जरी तो कर दी, लेकिन जो हमने दिख रहा था वो हमने निकाल दिया, लेकिन कुछ सेल्स जो अगर ब्लड में चले गए हैं उनको मारने के लिए हमें ये दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। सभी कैंसर्स में नहीं देनी पड़ती, लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस्ड हो उसमें देनी पड़ती है। और वो कीमोथेरेपी से लोग अब ये है कि लोग डरते बहुत हैं कि उससे बाल झड़ जाते हैं और बड़ी साइड इफेक्ट्स होती हैं। हाँ, ये होता है, लेकिन आज की डेट में कीमोथेरेपी बहुत सेफ है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी दवाइयाँ हैं जो हम कीमोथेरेपी के साथ देते हैं, जिससे पेशेंट को कमज़ोरी नहीं होती, पेशेंट को सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। तो जो मॉडर्न कीमोथेरेपी है वो बहुत सेफ है और उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ती। ओके। और जो रेडियोथेरेपी का सवाल है, रेडियोथेरेपी इज बेसिकली एक्सरे, रेडिएशन होती है जैसे एक्सरे होती है, जो दिखती भी नहीं है, जो आपको शरीर के किसी हिस्से में दी जाती है। जैसे कि एक्सरे होता है, आपको मशीन के अंदर लेटना होता है तो आपको वो रेडियोथेरेपी दी जाती है। उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ज्यादातर लोगों को खास साइड इफेक्ट नहीं होते, तो उससे तो डरने की कोई जरूरत होती नहीं है यूजुअली। ओके। सर, ये जितना भी प्रोसेस रहता है या फिर ट्रीटमेंट रहता है कैंसर का, ये एक्सपेंसिव है? देखिए, आज की डेट में कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि सबके पास आयुष्मान कार्ड है और उसमें इलाज एकदम निशुल्क हो रहा है और उसमें सारी ट्रीटमेंट निशुल्क हो रही है। सर्जरी से लेके कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ हो जाता है। कुछ हाई एंड मेडिसिन होती हैं जो आयुष्मान में कवर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ट्रीटमेंट इज नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट इन मोस्ट हॉस्पिटल्स, स्पेशली इन नारायणा हॉस्पिटल। ओके। तो कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप हमारी तरह यंग स्टर्स को दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं, या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको देना चाहते हैं? एंड व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द कैंसर पेशेंट्स? जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको मेरी ये एडवाइस है कि अगर आपको कैंसर डायग्नोज हो गया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम पे, डॉक्टर्स पे विश्वास करना ज़रूरी है। आप अस्पताल आएँ, अपना इलाज कराएं। फाइनेंसिस की भी कोई अब वो प्रॉब्लम नहीं है, आयुष्मान में सब फ्री हो जाता है। अगर आप सही समय पे इलाज करा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आप इलाज से झिझके मत, हेजिटेट मत करें और देसी दवाइयों वगैरह पे प्लीज विश्वास मत करें। और बायोप्सी और सर्जरी से कैंसर नहीं फैलता, इन मान्यताओं को भूल जाएं। और हमारी तरह यंगस्टर्स या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको, जो यंग जनरेशन है, उनको ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग से ना केवल कैंसर होता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। Smoking or tobacco chewing is absolutely not.
अल्कोहल आप ले सकते हैं बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में, ओनली इन पार्टीज। आप डेली अल्कोहल लेंगे तो आपको लिवर का कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। प्लस अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 बार ऐसी कोई एक्टिविटी कीजिए और अपना वेट को कंट्रोल कीजिए, विद इन द बॉडी मास इंडेक्स लिमिट्स रखिए, ओबेसिटी को अवॉइड कीजिए। All right, sir. Thank you so much. Thank you for coming and thank you for sharing the information. थैंक यू वेरी मच। हम मेड टॉक्स की सेकेंड सेगमेंट में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक भारती। हेलो सर। हेलो, हम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। सर, आज के पॉडकास्ट हमारा कैंसर के रिलेटेड रहने वाला है। आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारी जनता को। ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर दीपक भारती है। मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यानी एक कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट, और मैं इस टाइम प्रेजेंटली नारायण स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ओके सर, सर्जन और कंसल्टेंट दोनों के काम अलग अलग हैं। आप अपना रोल डिफाइन करेंगे? ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, और बेसिकली कैंसर का इलाज 3 तरीके से किया जाता है। एक कीमोथेरेपी से, जो इम्यूनोथेरेपी टारगेट थेरेपी से, उसके अलावा सर्जरी और रेडिएशन से। तो 3 तरह के कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। वन आर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, अनदर इज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड थर्ड इज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो ट्रीटमेंट दवाइयों से करते हैं। ओके, तो पेशेंट सबसे पहले आपके पास आते हैं? Ideally, patient can come to anyone, but ऐसा मानना है कि बिकॉज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ रखते हैं, तो आइडियली पेशेंट के पास हम जाए, बिकॉज ही कैन प्लान द पेशेंट ट्रीटमेंट इन ए बेटर वे अमंग ऑल अदर वे। बट हर जगह सब ठीक है, बट मेरा मानना है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट शुड बी इन टच विद इन ऑल द कैंसर पेशेंट्स फ्रॉम द डे वन। ओके, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको वो बर्स्ट करना है न्यूज़ की उनको कैंसर है या फिर वो सर्वाइवर है कैंसर के, तो आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? ओके, सो बिकॉज जैसे आपको बताया, हम JNK और जम्मू में रह रहे हैं। यहाँ पर हल्का सा हमारे पेशेंट में हल्का सा इग्नोरेंट है, और इस चीज़ को इतना मार्केट में और एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं आती है। सो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स एफ आई आर्स को 90% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनके टेंडेंसी पहले हमारे OPD में आते हैं, दे एंटर द थिंग दैट प्लीज सर उनको नहीं बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा देन ऑब्वियसली द पेशेंट हैज़ टू गो थ्रू द जर्नी ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, द हेयर फॉल ऑल द वे, एंड केम टू नो इन द फ्यूचर फेज ऑफ ट्रीटमेंट। बट आउट ऑफ दैट मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 पेशेंट ऐसे भी हैं जो सीधा आते हैं हमारे पास, तो कहते हैं कि हमें ये कैंसर हुआ है और हमें ये ट्रीटमेंट करवाना है। तो धीरे धीरे जम्मू शहर में चीज़ें बदल रही हैं, और ऐसा नहीं कि सिटी में, इवन कि अगर आप गाँव की बात भी करें अगर आप, तो वहाँ से भी लोग इस चीज़ को सीधा एक्सेप्ट करके बताने आते हैं कि डैट हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हमें इसका इलाज करना है। और रही बात जो लोग नहीं बताना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम उनको बताते भी नहीं फ्रॉम डे वन। वी विल टेक टाइम ताकि पेशेंट उस चीज़ से अडेप्ट कर जाए, फिर ऐसा ऐसा चीज़ों के वक्त रहते चीज़ों को एक्सेप्टेंस आ जाए, ट्रीटमेंट कर सकें। सर, कैंसर पेशेंट्स में ना ये बहुत मिथ रहता है कि अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आपका अल्टीमेटली डेथ होने वाला है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपने हैंडल किया है जो पेशेंट्स को लग रहा था नहीं अब मैं जाने वाला हूँ, बट दे आर नाउ सर्वाइविंग? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैंसर इज वर्ड इटसेल्फ इज मिसनॉमर। और बेसिकली जब भी कोई कैंसर सुनता है तो पहले आता है कि ओके फियर आ जाता है, और डेथ के बाद सोच कोलेट कर लेता है इंसान। सो वैसा बिल्कुल नहीं है, बट आम लोगों की भाषा में उनका डरना बिल्कुल लाजमी है। बट उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आपके जरिए बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि जब पेशेंट को कैंसर हो जाता है, इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ओके डॉक्टर साहब 3 महीने बाद में 6 महीने बाद बच्ची है, एक बेटा है, उनकी शादी है, अरेंज हो चुकी है, एंड वी हैव टू गो टू दैट वे, और आपको तब तक हमें साथ देना है। रूटीन नहीं होता है, ठीक है। अभी 3 महीने पहले ही 2 पेशेंट थे मेरे पास, और दोनों की बेटियां थी, और दोनों की शादी सेम डे थी, दैट आई डोंट नो उस टाइम। और हमें ये बताया गया है कि डॉक्टर साहब की 4 महीने रह गए और एक बेटी है, और आप प्लीज़ देखें। दोनों को लंग कैंसर था, दोनों को लंग कैंसर अलग अलग तरह का था, एक का काफ़ी तेज़ था, एक काफ़ी थोड़ा कम था, पर दोनों का स्टेज 4 था। एंड लकली द डे हैज़ कम, उनकी बेटी की शादी थी, एंड दोनों ने अपने पाँव में खड़े होकर बिल्कुल आराम से दोनों ने कन्यादान वगैरह सब कुछ किया, और उन सब चीज़ों में मैं दोनों शादियों में गया हूँ, ठीक है। तो चीज़ें क्या होती है कि कैंसर की ट्रीटमेंट सब चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 हो गया क्योंकि डिस्टेंस आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं कि रिगार्डिंग द मैरिज, रिगार्डिंग द रिटायरमेंट, रिगार्डिंग द अदर वर्क, जो चीज़ों में इंसान ने सूचित करने के लिए जब हम समय देते हैं पेशेंट को,
वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक को क्योर करना इंपॉर्टेंट है, तो जो छोटी चीज़ें हैं लाइफ में हर एक ने सोच के रखी थी और हम उनके जरिए में वो भी कर पाएँ, जैसे विक्ट्री फॉर द पेशेंट फॉर अवरसेल्व्स। ओके ओके, तो आप कितने टाइम तक फॉलो अप लेते रहते हैं? ओके, patient के तो फॉलो डिपेंड करता है स्टेज क्या है, ठीक है। नॉर्मली कोई भी कैंसर पेशेंट होगा, किसी भी स्टेज का होगा, 5 साल तक फॉलो अप रहता है मिनिमम। ओके, तो कुछ कैंसर्स के लिए 3 मंथली होता है, कुछ के लिए 6 मंथली होता है। पहले 2 साल के लिए हम 3 महीने पेशेंट को बुलाते हैं और फिर अगले 2 साल के लिए हर 6 महीने पेशेंट को बुलाते हैं। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हम 6 मंथली बुलाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि कैंसर कहाँ का है, किस स्टेज का था। और एक बात स्टेज 4 कैंसर की, उनको तो हम काफ़ी क्लोजली अपने फॉलो में रखते हैं पेशेंट्स को। ओके, तो अगर आपसे कोई इलाज करवा रहा है और फॉलो अप लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और जो कटरा में स्थित है, बट रिसेंटली क्योंकि डिस्टेंस को देखते हुए और अभी जो 6 लेन का काम चल रहा है सबसे सोचते हुए हमने एक अपना डे केयर सेंटर जम्मू में भी ओपन किया है, जो कि पिछले 1 साल से यहाँ पर वर्किंग में है, गांधीनगर हॉस्पिटल के बैक साइड पे नारायणा डे केयर सेंटर के नाम से। वहाँ हमारा 10 बेड का डे केयर सेंटर है, जहाँ पर हम पेशेंट को कीमोथेरेपी दे सकते हैं और वहाँ पर आयुष्मान की फैसिलिटीज भी 100% है पेशेंट्स के लिए। ओके ओके, तो वहाँ पे करवा सकते हैं इलाज? बिल्कुल। ओके, और एक बात और मैं आपके नजरिए बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी फरवरी से यहाँ पर 4 फरवरी को कैंसर डे है, तो उस फुल मंथ के लिए हमने सेकंड ओपिनियन हमने फुल मंथ के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। एनीवन कैन कम फॉर एनी सेकंड ओपिनियन फॉर एनी डिजीज। नाइस। ओके, तो क्या कॉजेज रहते हैं कैंसर के? क्योंकि हमने सुना है कि टबैको से होता है, एक्सेसिव स्मोकिंग से होता है, और कोई रीजंस रहते हैं? तो स्मोकिंग और अल्कोहल तो हर एक को पता है कि दे कैन कॉज, वो तो उसके पैकेट और हर जगह लिखा ही होता है, ठीक। बात यह है कि अब आज की डेट में ऐसा क्या हो रहा है कि कैंसर की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं, जो डाटा हर 4 साल में बनता है, लेटेस्ट डाटा 2022 का है इंडिया का, उसमें टोटल हमारे यहाँ पर 14 लाख केसेस हुए हैं उस 2022 में इंडिया में, 14 लाख। और हैरानी की बात यह है कि उसमें से 6.9 लाख मेल्स में हुए हैं और 7.2 फीमेल्स में हुए हैं। फीमेल्स का नंबर ज़्यादा है, तो अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा मेल्स करते हैं एज कम्पेयर कि पॉपुलेशन ज़्यादा मेल्स की है, और फिर भी कैंसर बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, फीमेल्स को ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। और वही डाटा अगर मैं जम्मू की बात करूं, JNK की बात करूं, जो कि अभी अंडर स्कोर है बिकॉज हमारी रजिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बट फिर भी जो गवर्नमेंट डाटा है वो 14,000 का है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर 14,000 पेशेंट जो रजिस्टर्ड हुए कैंसर के। आल्दो उसका नंबर कई पेशेंट बाहर भी जाते हैं, जम्मू में रजिस्ट्री वैसी नहीं है, नारायणा में अभी हमने शुरू नहीं की हुई है, बट फिर भी 14,000 इज अ नंबर टू से इन 2023 एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो क्योंकि फीमेल नंबर ज़्यादा है, तो इट्स नॉट अबाउट दिस स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो कि अब फीमेल से भी बड़ी सिटीज़ में आप जाओ, डेवलपिंग बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ शुरू हो चुका है। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई विल से रिगार्डिंग फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द फीमेल नंबर 1, क्योंकि पहले हमारी फीमेल जो होती थी वो घर में रहती थी और हाउस वाइफ रहती थी। अब वर्किंग फीमेल्स हैं, शेड्यूल चेंज हो गया, नाइट शिफ्ट्स आ गई हैं फीमेल, उसमें भी सब चीज़ों में मैटर करता है। प्लस इन सब चीज़ों के बाद लेट मैरिजेस, ठीक है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, जितनी लेट मैरिज होगी आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। आज की डेट में अभी वन फीमेल्स कहते हैं कि 1 चाइल्ड, तो वो सारे हार्मोन चेंजेस करते हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ। फिर उसके बाद क्या होता था कि हमारे यहाँ फीमेल क्या रहती थी कि 6 to 9 मंथ 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी। आज की तो उनको लीव नहीं मिलती है, तो ये जस्ट फॉर 1 or 2 मंथ्स ओनली, एंड उसके पहले वाटर फीड कर देती हैं। तो कम ब्रेस्ट फीड करना इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हम डेवलपिंग तो बन गए, डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, बट इन सब के साइड इफेक्ट्स हम ये लेकर बैठे हैं साथ में। तो ये फीमेल्स के लिए था, स्पेशली क्यों रिस्क इंक्रीज हो रहा है। कॉमनली उसको बताऊंगा आपको मैं अडल्ट्रेशन के बारे में। तो क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ रही है और ज़मीनें घट रही हैं जो आपकी जिससे हम पैदावार करते हैं, तो कैसे बैलेंस पूरा किया जाएगा? आपको मिक्सिंग करके, ठीक है। अब आपको पॉपुलेशन के लिए ग्रेन वगैरह करने ही है, तो आप यूरिया डालते हैं, खाद डालने, वो यूरिया पानी में सीपेज करता है, वही आप लास्ट में पानी पीते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके घर में कोई दूध वाला आता है, पहले कहते हो जी पानी ज़्यादा तो नहीं डाला है, ये पता है आपको पानी डाला हुआ है, या वो पहले पता होता है, पर आप कहते हैं ज़्यादा तो नहीं डाला हुआ आपने, तो आप पीने पहले ही पता है कि आप मिक्सिंग पी रहे हैं उसमें, उन्हीं दूध से आप बाहर पिज्जा या जो भी मेयोनीज या जो चीज़ें ले रहे हैं, सब कुछ आप उनके सेवा कर रहे हैं। तो अडल्ट्रेशन, उसके अलावा जो फीमेल्स का लाइफस्टाइल, वो प्लस स्मोकिंग अल्कोहल तो ऑब्वियसली है ही, इन सब फैक्टर के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। ओके।
आजकल ना मतलब हमारे जनरेशन में हुक्का का कल्चर बहुत ज़्यादा होने वाला है, हो रहा है, तो उससे होता है कैंसर या नहीं? देखिए बेसिकली क्या मनाया गया था कि जस्ट ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपमेंट के लिए आपको बाहर जाना आपको ओपन करने पड़ते हैं और वहाँ पर कंसेप्ट चेंज करने के लिए अगर वहाँ पर जाएं, वैक्सीन पॉपुलेशन जो रहती है लेस देन 18 ईयर्स के बच्चे रहते हैं वहाँ पर, और उनको इनिशियली अगर आपने देखा होगा आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन भी किया था दिस फ्लेवर्ड हुक्कास, दिस नॉट हुक्का, दिस फ्लेवर्ड हुक्कास, ठीक है, तो वो भी बंद कर दिया गया था, बट उस पर इतनी रोकथाम नहीं की गई और चीज़ें चलती रहीं। तो दिस ऑल फ्लेवर्ड हुक्कास आर देयर, it's not about the cancer part but it leads to lung diseases because obviously you have to take a sniff of that। तो उस सब चीज़ों को लेते हुए आज की डेट में साइंस ने प्रूव तो नहीं किया बट उसको एक्सक्लूड भी नहीं किया कि ये कैंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, पर मेरी एडवाइस ये रहेगी that obviously it will give you a habit of that hookah shifting to cigarette smoking other way around। तो मैं आपके माध्यम में बताना चाहता हूँ कि हुक्का स्मोकिंग इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड यू हैव टू स्टॉप फ्रॉम डे वन। और प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी यंग बच्चे जो अभी अडल्ट में हुए हैं वो लेना शुरू कर रहे हैं और कितना समय वो लेंगे उस चीज़ को, तो इट विल लीड टू मोर बैड इफेक्ट ऑफ द हेल्थ। ओके। तो ये तो बात रही फैक्ट्स की, कुछ मिथ्स भी होते हैं जो आपके पास आई एम श्योर कुछ पेशेंट्स लेके आए होंगे कि हमने ये चीज़ कर दी और उसकी वजह से कैंसर हो रहा है, हमें तो सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं, गूगल पे कुछ और बता रहे हैं, तो वैसे मोस्ट फ्रीक्वेंट मिथ्स क्या हैं कैंसर का? अगर आप जम्मू की बात करें और जहाँ वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात करें, नंबर 1 जो वो है बायोप्सी। तो बायोप्सी में आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल टेस्ट, इट्स अ नीडल टेस्ट। एक स्मॉल नीडल होती है जस्ट लाइक ए पेन नीडल, इट हैज़ टू पुट टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन यहाँ का कैंसर लग रहा हो, बिना अपने थिएटर के, जस्ट ओपीडी बेसिस प्रोसीजर, एंड यू हैव टू गो देयर एंड जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं और सैंपल लेके आपको जांच करते हैं कि वो जो रसोली सिस्ट जो मास है वो किस चीज़ का है। और अगर आप कैंसर की बात, कैंसर कंफर्म उसी से होता है, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू कंफर्म कैंसर। उसके अलावा आप सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन के बेसिस पे देख के आप ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते, इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो बायोप्सी इज मैंडेटरी, 100% पेशेंट का बायोप्सी टेस्ट किया जाता है हर जगह, तभी इलाज किया जाता है। तो बट लोगों में ये माध्यम रहता है कि अगर हमने इस पे जस्ट लाइक इन डोगरी कि हमने लोहा टच कर दिया, इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग। उनकी बात बिल्कुल सही है, बट जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। कहा जाता है कि अगर पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है, उस पे अगर आप पेशेंट की सर्जरी कर दो, तत्काल स्टेज 4 का इलाज होता है, कीमो से इलाज रहता है, तो आप सर्जरी नहीं कर सकते पेशेंट की। स्टेज 4 कैंसर का इलाज अगर आप सर्जरी से कर दें तो ऑब्वियसली इट्स आल्सो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, तो जब आप टच करते हैं तो करना चाहिए नहीं था, तो वो उस कंसेप्ट से कहा गया था। बट हमारे लोगों ने समझ लिया उसको कि नहीं, ये लोहा उसको कहा गया तो लोहा इस बायोप्सी समझ गए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोप्सी आपको हर एक पेशेंट की करवानी है, इट्स वेरी सेफ। सर्टन रिस्क जैसे ऑब्वियसली लंग के अंदर होगा तो कुछ रिस्क रहेगा, पंचर में वो डॉक्टर बता के रहता है वो। और आज ही एक सेम पेशेंट मेरे पास आया है, लंग कैंसर था, उसको ब्रेन में डिजीज चली गई है, दे वांट ट्रीटमेंट बट विद बायोप्सी, हाउ वी कैन ट्रीट दैट? ये पेशेंट को हमने लेबल कर दिया कि आपको कैंसर है और बिना उसकी जांच किए हुए, तो दे वांट दैट। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ बायोप्सी डरे नहीं, इट्स वेरी सिंपल टेस्ट, क्लोज वे में हर जगह किया जाता है। तो बिल्कुल ही गलत सोच लेके धारणा लेके चल रहे हो आप। वो जो बताया गया था हमारे बुजुर्गों ने वो किसी और चीज़ के लिए बताया गया था, बट हम उस चीज़ को किसी और एंगल में लेके चले गए। तो बायोप्सी इज मैंडेटरी, विदाउट दैट किसी पेशेंट का कैंसर का इलाज नहीं किया जाता, ना करना चाहिए। ओके। तो जो इलाज है उसमें कुछ एडवांसमेंट्स आई हैं, क्योंकि बायोप्सी इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड आपने बोला, उसके अलावा किस से हो सकता है? तो ऐसा था कि यानी कि लास्ट डेकेड 1999 तक सिर्फ कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से किया जाता था, जब कुछ पेशेंट में हार्मोन थेरेपी आती थी। 2002 में पहली बार टारगेट थेरेपी का कंसेप्ट आया। तो टारगेट्स मीन कि दैट हमने जो आपका ट्यूमर था उसको निकाला, उसको स्टडी किया, उसका जीन डीएनए सब स्टडी किया, और वहाँ पर हमें म्यूटेशंस मिली कि बॉडी में ये म्यूटेशंस है। फिर उस म्यूटेशंस के लिए हमने दवाई बनाई, फिर उस दवाई से उसका हमने ट्रीटमेंट किया। तो स्पेसिफिक इलाज होता है वो ना, टारगेट इलाज, यानी कि आपके बॉडी के किसी भी अंग को वो साइड इफेक्ट नहीं देता, वो सिर्फ ट्यूमर पे वार करता है। तो 2002 में टारगेट थेरेपी कंसेप्ट आया था, और रिसेंटली लास्ट डेकेड से 2018 के बाद इम्यूनोथेरेपी विद कम विद अ बैंग। इनिशियली इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 में की थी, जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है और ट्रायल्स हो रहे हैं, अब स्टेज 1 तक भी इम्यूनोथेरेपी से इलाज किया जा रहा है। तो प्रेजेंटली कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये 3 तरह के ट्रीटमेंट है मेडिकल कॉलेज के पास, जिसके तरह से हम पेशेंट का इलाज हर तरह से किया जा सकता है। ओके। सर, आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसकी कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी उनको
है, कैंसर है? देखिए होता क्या है कि आम जरिए पे जो लोग पेशेंट्स को सिम्टम रहते हैं हमें, और मैं ही बोलूँगा आपको कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे गैस बन रही है, मुझे भूख कम लग रही है, विच रूटीनली हम चीज़ों को लेकर चलते हैं कि कुछ नहीं है, गैस है, टेबलेट खा लें। ओवरी कैंसर, जैसे मैं फीमेल का बता दूं, 99% पेशेंट्स को एसिडिटी सिम्टम लेके आते हैं, ठीक है। वो सदियों से चल रहे होते हैं, सालों चल रहे होते हैं, बट हम नॉर्मल लेके चल रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है पेशेंट्स को, ऐसा नहीं है कि सिम्टम नहीं हो रहा था, बट हम उस एंगल से देखते नहीं है। ये भी एक सिम्टम है ऑब्वियसली। अगर आप बात करेंगे कोलन कैंसर का, रेक्टम कैंसर, तो कॉन्स्टिपेशन का इज कॉज फॉर दैट। वेट लॉस हर एक में नहीं होता, ठीक है, बट पेशेंट को वेट लॉस भी अगर आप देखें, पर हम जब पेशेंट का इतना वेट लॉस हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर हम सोचते हैं। तो अगर पेशेंट का वेट लॉस 10% कम हुआ है, तो आपको इंडिकेशन दे रहा था वो पहले से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक को कैंसर है, बट कॉन्स्टिपेशन मोर देन 6 months टू बी सीन, ठीक है। कफ मोर देन 2 months आपको दिखाना है, तो नहीं आपको कैंसर मैनेजमेंट दिखाना है, आपने एक लंग से डॉक्टर को जाकर दिखाना है, जो एडवाइस करेगा वो आपको वो करना है। तो ऐसे अननोटिस साइड इफेक्ट जो छोटे छोटे दिनों दिन चल रहे होते हैं, हम जो अननोटिस करते हैं, एक आधी बार हो जाए उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट जब वो परसिस्ट करते हैं, मंथली, 6 monthly, ईयरली करते हैं, तो आपको डॉक्टर को प्लीज दिखाना चाहिए और उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करना चाहिए कि कोई और चीज़ ना, रूटीन ठीक वाली चीज़ भी ना बन रही हो, तो आप उसका इलाज करें। ओके। इसमें डाइट का क्या रोल रहता है, डाइट और फिटनेस का? तो जैसे हर जगह बताया जाता है आपको लाइफ स्टाइल चेंज को, बट हम लाइफ स्टाइल चेंजेस कहते हैं। लाइफ स्टाइल में डाइट भी आती है और आपका एक्सरसाइज भी आती है। जी। तो बाय बुक अगर आप जाएं, यू हैव टू डू 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज और वॉक फॉर 5 days इन ए वीक। तो टोटल 150 minutes का रहता है। डाइट ऑब्वियसली हर एक कहता है कि यू टेक गुड एंड हेल्थी डाइट फॉर दैट, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात इसमें आ रही है प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेट कैंसर होने के बाद इलाज तो हर कोई ना कोई कैसे कर ही लेगा, बट हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कैंसर कम से कम हो। उसके लिए जैसे कि हमें बताया गया है कि आप सुबह उठें, 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी लेने, शहद के साथ पानी लेने, ठीक है। चाय का सेवन कम करने के लेना भी है तो बिना दूध की चाय लेने, ठीक है। हल्दी आप रोज डाइट में लेके रखें, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप प्रिवेंशन कॉलेज में यूज कर सकते हैं। वी नॉट से कि आयुर्वेदा इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आयुर्वेदा रोल हर जगह पे है, बट उसका रोल प्रिवेंशन में है, ठीक है, जो कि हम एक्सक्लूड कर जाते हैं। तो अगर आप 3 लीटर पानी रोज का पीते हैं, अगर आप डाइट पे हल्दी हल्की सी रखते हैं रोज दिन में, उसके बाद आप इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी डाइट को इस तरह फॉलो करते हैं कि डाइट आप स्किप भी करते हैं। इवनिंग जैसे हमारे कहते हैं कि सनसेट के बाद डाइट मत लो जी, ठीक है, तो जैसे रीजन फॉर डैट और वो सब हम फॉलो करें। तो हमारा हम सबका मकसद ये होता है कि डेट प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्योर। तो प्रिवेंशन कर पाएंगे तो हमारी वो जीत है। कैंसर होने के बाद इलाज के लिए तो हर एक डॉक्टर है यहाँ पर। मेरा मकसद है आपको मकसद होता है कि डेट पेशेंट को इतना जागरूकता बने और प्रिवेंशन से बचो। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए डाइट एंड एक्सरसाइज वी शुड फॉलो, बिकॉज अगर आप दिनचर्या की बात करें तो आजकल हर कोई इतना बिजी है, डोंट हैव टाइम फॉर इट। सोशल सर्कल से बने हुए हैं, बट कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का समय निकालना है। ओके। तो इसमें स्क्रीनिंग का कितना इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि हर एक पेशेंट को आप स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं या फिर कुछ पेशेंट्स हैं? देखिए 2 तरह की सोच है, एक जो अमेरिका और इंग्लैंड वाले करते हैं और दूसरा इंडियन वाले करते हैं। उधर तो हर चीज़ का स्क्रीनिंग अप्रूव्ड है। हमारे यहाँ जो अप्रूव होने की बात करूंगा, नंबर 1 इज ब्रेस्ट कैंसर विच 100 अप्रूव्ड। 45 के ऊपर जो भी फीमेल है उसको मेमोग्राम करवाना है। मेमोग्राम इज जस्ट एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, विच हैज टू बी डन ईयरली फॉर लेडी। और इसका मकसद यही है कि कैंसर हो गया, जैसे आप हर साल करते हैं 45 के बाद पेशेंट को रिस्क बढ़ता है कैंसर होने का, तो जितनी जल्दी हम उसको पकड़ेंगे स्टेज 1 में, स्टेज 2 पे, उतना क्योर बढ़ेगा। ये हमारा मकसद है। बट इंडिया में कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेमोग्राम टू बी डन फॉर एवरी फीमेल मोर देन 45 ईयर ऑफ एज। नंबर 2 नेक्स्ट कॉमन कैंसर हमारा सर्वाइकल कैंसर फॉर फीमेल ओनली। इसके लिए आपको हर कहने की जो भी लेडी आपकी 40+ है उसको गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। उसको हर 3 और 5 साल के बीच में अपना टैप टेस्ट करवाना है। इट्स वेरी सिंपल ओपीडी टेस्ट, जस्ट यू हैव टू गो टू कंसल्ट और तुम बेड पे एक स्पैचुला से आपका सर्विक्स का सैंपल लेंगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इफ इट इज नॉर्मल टू बी डन एवरी 3 ईयरली, ओके, ठीक है। उनका मकसद ये होता है कि अगर किसी को कैंसर का बन भी रहा है, जो चांसेस भी हैं, काफ़ी जल्दी पकड़े और बिना कम से कम ट्रीटमेंट के साथ उसका इलाज कर पाए। और उसके अलावा ये 2 स्क्रीनिंग मेथड अप्रूव्ड फॉर इंडिया। उसके अलावा अभी रिसेंटली लंग कैंसर जैसे कॉमन है मेल्स में, उसके लिए बताया गया है कि एनी मेल मोर देन 65 ईयर ऑफ एज, और एज पर द नॉलेज कि वो 2 बंडल्स
कप सिगरेट पर डे ले रहा है, उसको ईयरली अपना एक लो डोज सीटी स्कैन करवाना है। जोनल रूटीन सीटी जो होता है काफी कम किरणों की मात्रा इसमें जाएगी और वो सीटी को ईयरली करना है। बट ये भी इंडिया में अप्रूव नहीं है, बट वेस्ट में अप्रूव्ड है। ठीक है, बट ऑफ लेवली अगर जो पेशेंट इतने दिन सिगरेट ले रहा हो, आप लोग वो खुद करवा सकता है। ओके। तो जितनी भी आपने प्रिवेंशंस बताई हैं, जितनी भी आपने मिथ्स बताई हैं, ये पेनफुल प्रोसेस रहता है एक पेशेंट के लिए या नहीं? किसके लिए? पेशेंट्स के लिए, जो अगर किसी को कैंसर है तो जितनी भी डायग्नोसिस क्वेश्चन पूछा आपने, और इसमें सबसे ज्यादा डर लोगों को कीमोथेरेपी से लगाता है, बिकॉज वो नोशन बना हुआ है पहले से डर कीमो। आज के डेट में कीमोथेरेपी ड्रग्स में, तो इम्यूनोथेरेपी की बात नहीं करूंगा, कीमोथेरेपी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि डेट बेसिकली कम से कम साइड इफेक्ट्स के साथ, और उसमें उनके साइड इफेक्ट से लड़ने के लिए मात्रा के लिए हमारे पास जो मेडिसिन बनी है ताकि हम उसका साइड इफेक्ट्स कम कर पाएं। ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर डैट। और अदरवाइज हाँ, कुछ कीमोथेरेपी हैं जैसे हेयर फॉल हो रहता है, वो जो मेंटल स्ट्रेस रहता है पेशेंट को, दैट हैज टू बी कोलैबोरेटिव एफर्ट। उसमें हमें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की, पेशेंट की, अटेंडेंट्स की, सबकी जरूरत पड़ती है। इसमें कंबाइंड एफर्ट, ऐसा अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा उसमें जो पेशेंट के साथ वाले हैं, इवन पेशेंट और हमें और मेरे साथ में की जरूरत है, वो सबके कोलैबोरेशन में पेशेंट की हम हेल्प कर सकते हैं। बट इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर। अदरवाइज अगर आप सर्जरी की बात करो, अभी जो कट लगेगा तो उसकी पेन तो कुत्ता में रहेगी, रेडिएशन होगी तो रेडिएशन में जिस साइड में रहेगी उसकी जो पेन का भाव रहेगा वो रहेगा, बट इट्स दे आर टेम्पररी, दे नॉट परमानेंट। उस फेज पे उस चीज से गुजरने के लिए कुछ समय के लिए वो चीज़ों को आपको झेलना है, बट इट्स नॉट दैट मच पेनफुल जो पहले जमाने में हुआ करती थी। ओके। तो इन सब में एक फैमिली का क्या रोल रहता है? अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हम पेशेंट का इलाज तो कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी पूरा आ रहा है, हॉस्पिटल की तरफ से भी, पेशेंट भी अपना 100% दे रहा है, उसमें इन सब में अगर आपको एडवाइस करना है उनकी फैमिली मेम्बर्स जो उनके आसपास हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? हर एक कैंसर पेशेंट में फैमिली मेंबर का रोल 100% है, मोर देन डॉक्टर। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनके जो फर्स्ट केयर गिवर हैं, डॉक्टर के पास तो वो सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए आते हैं, चाहे महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, बाकी समय जो अपने परिवारजनों से रहते हैं वो। तो उसमें क्या रहता है कि उनकी जो मेंटल सपोर्ट, उसके बाद उनकी जो डाइटरी फिजिकल सपोर्ट जो है, उसके बाद जो उनकी न्यूट्रिशनल और पेशेंट को आने जाने के लिए देना, वो सब पर मैटर करता है। और अगर वही खुद नेगेटिव अगर हुए तो पेशेंट को किस तरह इम्पैक्ट कर पाएंगे। और उनका पॉजिटिव रहना, उनका बोल्ड रहना, और पेशेंट को उनका खुद लड़ने की जज्बा अगर होगा तभी वो पेशेंट को लड़ने का जज्बा दे पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन जिन पेशेंट्स पे रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा, उनके जो साथ वाले करीबी हैं उनका रोल डॉक्टर से ज़्यादा रहता है। ओके, ठीक है। सर, आपने बताया आप नारायणा से हैं। हमने नारायणा के बारे में बहुत सारे मिथ्स या फिर बोल सकते हैं कि फैक्टर्स सुने हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने नारायणा को क्यों चुना, और जम्मू वाले नारायणा को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। क्या स्टैंडर्ड सेट करता है नारायणा अपार्ट फ्रॉम द अदर हॉस्पिटल्स? तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज मल्टीपल मिथ्स हैं लोगों के रिगार्डिंग नारायणा, बट मैं उसका आपको बेसिस बताता हूँ कि बेसिस क्या है उसका। लोकेलिटी में या एक लोकल एरिया में जो हॉस्पिटल रहता है ना, इवन इफ स्टार्ट फ्रॉम द जीएमसी जम्मू इटसेल्फ, तो पर्सन हु आर फ्रॉम जम्मू दे ऑल विल गो टू दैट प्लेस। ओके, तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा से रहेगा कि डेथ सेट्स रहेंगे। तो वो नोशन बन जाता है लोकलिटी में कि ओके, कहाँ थे, जीएमसी जम्मू गए थे, कहाँ गए, जीएमसी जम्मू गए थे। जम्मू वाले जब जाते हैं लुधियाना, लुधियाना वाले जाते हैं दिल्ली, दिल्ली वाले जाते हैं बेंगलोर, बेंगलोर वाले चेन्नई, चेन्नई वाले जाते हैं अमेरिका। लोकल हॉस्पिटल में अपोलो चेन्नई इट्स ऑल्सो फेलियर, क्योंकि लोकल अपोलो नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इट्स सिंगल टर्शियरी केयर सेंटर, तो मैक्सिमम लोग वहीं जाते हैं। जितने लोग वहाँ जाएंगे उतना ज़्यादा इंसिडेंस फर्टिलिटी का भी रहेगा, हर जगह लोग वहाँ जाएंगे। तो एक नोशन सा बन जाता है मार्केट में, ओके जी वहाँ तो सिर्फ डेथ से डेथ। तो ये हर जगह पे है। इफ ऑल वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस, तो हर जगह पे लोकल हॉस्पिटल इज ए फेलियर फॉर देम, आउटसाइड जो चलाते हैं चीज़ों को। अब वही बात आई है आपकी नारायणा को लेके। अब नारायणा अपने टाइम जब जहाँ आया था, इट्स अ फर्स्ट कॉर्पोरेट सेंटर, ठीक है, फुल JNK को नर्चर कर रहा है आज से 1 साल पहले। अब तो काफी आगे, मतलब उस लेवल के कॉर्पोरेट नहीं आ पाए, बट जो नारायणा भी करवा रहा है, कश्मीर को भी, लद्दाख को भी, जम्मू को भी, और जम्मू में डिफरेंट जितनी डिस्ट्रिक्ट सबको कैटर कर रहा है वो। उसके बाद क्या होता है कि जीएमसी जम्मू का सारा रेफरल वहाँ आएगा, ठीक है, बिकॉज हर चीज़ शाम को अवेलेबल नहीं होती है, तो उस समय नारायणा भेजी जाएगी। तो नारायणा इज द सेंटर जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट और हर तरह का पेशेंट, और सबसे ज़्यादा हमारा ICU सबसे बड़ा ICU है फुल JNK में।
तो जब आईसीयू की वेंटिलेटर आएगी तो सारे वेंटिलेटर पेशेंट वहीं पर आएंगे, तो मैक्सिमम जो डेथ्स रहती हैं वो आईसीयू में रहती हैं, ठीक है। बट अगर मैं फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा जो अपना डाटा है विच इज देयर इन द सिस्टम, कि हमारी डेथ जो 1% है दैट इज स्टिल लो देन द व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड और वेस्ट, ठीक है। बट हमारे पास पेशेंट का लोड ही इतना ज़्यादा आएगा कि डेथ सिक पेशेंट इतने ज़्यादा आते हैं हमारे पास कि उनमें से हम उन पेशेंट को इतना जस्टिस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज दे हैव, ठीक है। एक नेचुरल कोर्स बना है जीवन और मृत्यु का, वो चीज़ होके रहने जो होगा, तो सब कोशिशें रहती हैं। बट हर एक पेशेंट जो हमारे पास, अगर सबसे बड़ा आईसीयू है तो सबसे ज़्यादा सिक पेशेंट वहीं पर ही आएंगे, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है। नंबर दूसरा फैक्टर क्या है कि जो मैं कैंसर केयर के बारे में बात करूंगा कि जम्मू शहर में काफ़ी कैंसर केयर सेंटर्स बने हुए हैं जो कि डे केयर सेंटर हैं। वो मॉर्निंग में 8 AM ओपन होते हैं, शाम को 8 PM क्लोज करके दे गो होम। 8 के बाद अगर पेशेंट को जरूरत पड़ती है किसी तरह की, फ्लूड की, वॉमिटिंग के लिए, पेन के लिए, कोई भी चीज़, दे ऑल सेट गो टू जीएमसी और गो टू नायला। वी आर देयर टू हेल्प देम। रात को उन सबकी जो पेशेंट्स की टेंडेंसी हम ही देख रहे होते हैं वहाँ पर। तो जब पेशेंट को सेंटर चूज करता है तो पेशेंट जब देखता है कीमो है, ओके जम्मू से पास में, ओके नायला कौन दूर जाएगा, ठीक है। और जब पेशेंट की बीमारी बढ़ती है या पेशेंट ठीक नहीं होते हैं तो वो हर जगह जाते हैं, क्यों दिल्ली भी जाते हैं, फिर मुंबई भी जाते हैं, तब उनको हर चीज पास लगती है। बट मेरा जो मानना है कि जब भी कोई पेशेंट सेंटर चूज करे, कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं है, सिर्फ सर्जरी नहीं है, उसके बाद की केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, राउंड द क्लॉक आप आईसीयू केयर होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें साथ में हुई तो आपको वो सेंटर चूज करना है, बिकॉज जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे इन सब चीज़ जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और फिर क्या होगा कि आपका ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा होगा, फिर डॉक्टर कोई और सपोर्टिव केयर देखेगा तो आप ही का लॉस होगा। तो मैं जस्ट एडवाइस करूंगा कि सेंटर वो चूज करें यहाँ पर सारी की सारी मल्टी फैसिलिटी हो, ना कि डे केयर सेंटर हो। तो यही मिथ है आई थिंक। बाकी तो आई थिंक जो पेशेंट्स को लेके नायना का चीज़ें थी, आई थिंक विद टाइम द थिंग्स विल गेट चेंज, बट अभी तक चेंज हो ही रही हैं। तो सिर्फ बताने के लिए रहता है, अगर आप आके वहाँ देखेंगे अभी तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगी आपको। यस यस यस। सर हम पॉडकास्ट की लास्ट लाइन में हैं। पहले अगर हमें कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत होती है, हम पहले गूगल वगैरह करते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले हम इंस्पिरेशन लेते हैं सेलिब्रिटीज़ से। आजकल सेलिब्रिटीज़ में भी कॉमन हो चुका है कैंसर वगैरह। अभी 2-3 सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज़ या फिर उनके ऑनलाइन स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि उन्होंने ये चीज़ की है तो आप भी ये करो, आपका कैंसर हट जाएगा। उस बात में कितनी सच्चाई है? तो जैसे कि आपने बताया कि सेलिब्रिटीज आल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो कैंसर किसे बचा नहीं है। तो मैं आपके पास ये बताना शुरू करता हूँ। अगर आप इंडिया की बात करें तो आपको सबको पता होगा कि केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट और सबसे ज्यादा कैंसर केरला में है। हाँ जी, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है उनको कैंसर नहीं होगा, जो पढ़े लिखे सब कुछ होगा। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर अल्कोहल और उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से वो चीज़ें कैंसर बढ़ रहा है। रही सेलिब्रिटी का भी एक बॉडी सिस्टम है, चीज़ें वो भी वैसे ही ले रहे हैं जो हर जगह हम ले रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का उनका कैंसर रिस्क उनका रहता है। वो जो मार्केट में आके और एक सोशल मीडिया में आके प्लेटफॉर्म में लोगों को बताते हैं, ठीक है, विच इज़ एन आई ओपनर फॉर द लोकल पेशेंट्स, ठीक है। ओके, कि उनको ये बताते हैं कि डट हमें भी हो गया है, हम इस तरह से इससे लड़ रहे हैं और इससे निकल रहे हैं। तो आम पब्लिक और जिनको कैंसर हो चुका है वो उनका गाइड मार्क बनते हैं और चीज़ों को उनको, ताकि वो लड़ सकें और चीज़ों को देख पाएं। और रही बात उसके बाद उनके साथ कैसा होता है, वो नेचुरल कोर्स है जिसको जो कैंसर में जिस तरह से बताया है किताबों में, चाहे आप अमेरिका में चलें चाहे आप यहाँ ट्रीटमेंट करवा लें, थिंग्स विल बी सेम। कोई चेंज नहीं आने वाला, बारिंग फ्यू कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए 99% चीज़ों का सर्वाइवल पार्ट सेम ही रहेगा, चाहे वो यहाँ ट्रीटमेंट करवाएंगे चाहे वो कहीं और ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसके बाद जब जो सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने वैसा किया वो बिल्कुल सच है, हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बट हम जो सुनते हैं और समझते हैं वो बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और आप सिद्धू जी की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया जी, उन्होंने वहाँ पर शुरू में ये बताया कि हमने सर्जरी भी करवाई, हमने कीमो भी करवाई, हमने रेडिएशन भी करवाई, बट उस बात को काट के सारी बात डाइट पे आके दिखा दी गई, ठीक है। वो जो मैं आपको बता ही रहा था रिकॉर्ड जो उन्होंने किया चीजें, वो तो बिल्कुल ही सच है। हर जगह हम भी वो चीज मानते हैं कि 3 लीटर पानी पीना है, डाइट में ये चीजें मिनी बूस्ट लेना है। अब जब हम पेशेंट्स को मल्टीविटामिन देते हैं, वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो आप हल्दी है, जो आप ग्लोए हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो उन्होंने उसका सेवन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये करने से मैं ठीक हो गई, प्लस वो करने से जल्दी रिकवरी होगी। ये मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ी और आपको लड़ने की क्षमता ज़्यादा मिली और आपने कुछ कैंसर को सप्रेस कर दिया। और अगर आप यही सब चीज़ें
बिना ट्रीटमेंट के एक आम इंसान करता है तो उसको कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है, ये इसका मतलब है। बट वहाँ से जिसके साथ देखा गया उस चीज़ को वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो मैं ये बताऊंगा कि कैंसर ट्रीटमेंट प्लस ये चीज़ करने से रिकवरी जल्दी होती है, और सिर्फ आप डाइट को करते हो तो आम लोगों में कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ओके ओके, ऑलराइट सर, जाते जाते आपसे एक एडवाइस चाहेंगे। आप किसी भी इंसान को या फिर कोई भी पॉडकास्ट देख रहा है, नो मैटर द एज और द सेक्स, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे टू स्टे हेल्दी एंड फिट? तो जैसे कि हर एक तरह का नॉर्मल चीज़ें हैं कि स्टार्ट बिकॉज माई टैगलाइन क्या है कि सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद वाटर। तो आपको मिनिमम 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे लेना फॉर एनीवन, फॉर एनी अपना समर हो या विंटर हो, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली वी नो वी आर लिविंग सच ए स्टेट की चीज़ों में कहना आसान है, बट स्मोकिंग एंड अल्कोहल यू हैव टू स्टॉप फ्रॉम डे 1 टू स्टे हेल्थी। और नंबर 4, थोड़ा सा कंसेप्ट ऑर्गेनिक का चल रहा है आजकल, बट मैं प्रॉपर ऑर्गेनिक की बात करूंगा। अगर आपको लगता है उसमें भी आजकल सिर्फ ब्रांड में ऑर्गेनिक लिखा जाता है, ऑर्गेनिक होता नहीं है। और मेरी एडवाइस है कि हर एक को अपने घर पे छोटा सा किचन गार्डनिंग रखना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे रूटीन चीज़ें जो आप रखते हैं वो आप उसमें उगाएं, और वो आप घर पे अपने सामने लेके आप नेचुरल फर्टिलाइजर के साथ आप उसमें करके आप ले लें। और उसके अलावा ऑब्वियसली हल्का सा समय आप दिन में, मैं 15-30 मिनट मांग रहा हूँ आप, और हफ्ते के 150 मिनट वो आप अपनी एक्सरसाइज में दे दें। मेंटेन लिटिल बिट लाइफ एंड वर्क बैलेंस, और प्लस उसके साथ अपनी डाइट को आप देख लें। और मेरा एडवाइस है कि आप डिनर स्किप करके और अर्ली डिनर ले लें और लाइट डिनर लें, ठीक है। 3 थिंग्स आर देयर। और जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं बाहर, उस पर आपको भरोसा होगा दैट देयर थिंग्स आर ओके। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जिससे आप बच नहीं सकते, बट जिनसे आप बचना चाहते हो वो बचना चाहिए। तो ये आप 4-5 चीज़ें आप करेंगे तो मे बी यू विल बी हैप्पी। ओके सर, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल द थिंग, क्योंकि हमारे तो हर हफ्ते में एक बार वाइफ से इस बात में झगड़ा होता है कि तुम्हारा तो फोन ही लगा रहता है, ठीक है। तो कहना क्या है कि जस्ट इट इज़ अवर ड्यूटी, बिकॉज जब हम पेशेंट को ओन करते हैं वी आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए छोटे सा पेन भी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम तुमको बोलते हैं कि डैड कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो जस्ट गिव मी मैसेज, आई विल जस्ट रिप्लाई, और ज़्यादा प्रॉब्लम तो कॉल कर देना। तो उनके लिए छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो वी एक्सेप्ट कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बैलेंस कैसे करना पड़ता है डैट ये हमारा पार्ट ऑफ पार्सल लाइफ बन चुका है, बिकॉज अब हमने ऑन्कोलॉजी की है, कैंसर पेशेंट की सेवा के लिए किया, तो हम उससे पीछे नहीं हट सकते। तो फ़ोन उठाना किसी भी और टाइम में फ़ोन उठाना इट्स अवर ड्यूटी। हम अपना फ़ोन बंद रख नहीं सकते, बिकॉज इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर समवन। किसी मौके पे मेरा फ़ोन बंद हुआ और उनको मेरी ज़रूरत हुई और वो बात नहीं कर पाया, तो इट्स ए लॉस फॉर मी। तो हल्का सा मुश्किल है बट कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड ए सपोर्ट सिस्टम। फिर हमें अपनी टीम लानी पड़ती है, वी नीड समवन जो हमारी एब्सेंस के उन चीज़ों को हैंडल कर ले, और बैकवर्ड में हम भी रहते हैं उन चीज़ों के लिए। तो आई होप डैट कोई ना कोई चीज़ें निकल के चीज़ें आप करवा ही लेते हैं, और करना ही पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो लोगों को एडवाइस करेंगे। बकायदा मुझे लगता है कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो 24/7 चलता है। ऑब्वियस चलता है। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा एंड आई होप यू लाइक इट। सेम हियर। ऑल राइट, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स। आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। हमने इसको सेगमेंट वाइज बाइफरग्रेट किया है सो दैट हमें भी पूरी नॉलेज मिले और हम आपको भी पूरी नॉलेज प्रोवाइड करें। एंड दिस एपिसोड इज़ कोलैबोरेटेड विद नारायणा हॉस्पिटल। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन, आप प्लीज़ करें। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, सो दैट हम एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके अपने आसपास। प्लीज़ like this video, share this video and subscribe to our channel, and we will see you in the next one.